Good morning, children. This time we are going to study the first chapter of civics, that is the Constitution of India. In this chapter, we are going to study about the need for laws to govern a nation, about the role of the Constitution and the rule of law, about the key features of the Constitution of India. So, in the previous classes, you have read about that India is a democratic country, and to make this democracy work, a constitution has been created. In this chapter, we shall try to understand the basic features of the Constitution of India and the need for it. So let us begin by understanding the need for laws through this example. So this person is saying, hey, you can't park your car here, that's my parking slot. तो ये दूसरा आदमी क्या बोल रहा है, आई एम ए रेसिडेंट ऑफ दिस अपार्टमेंट टू एंड आई कैन वेरी वेल पार्क माई कार हियर और एनीवेयर आई डिज़ायर, आफ्टर ऑल आई हैव पेड ए पार्किंग फ़ी. इनके ऑनर क्या बोलते हैं, ओ नो नॉट अगेन. सो नेक्स्ट डे ए मीटिंग ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द अपार्टमेंट इज़ हेल्ड. ठीक है. सो स्क्वेबल्स ओवर पार्किंग इन आवर अपार्टमेंट हैव बिकम कॉमन प्लेस. स्क्वेबल्स क्या है, टकरार. ठीक है. So I think it's time we chalk out some rules for everybody. What do you all say? So after a long discussion, the residents have agreed upon some rules and regulations with regard to parking space in the apartment. Here are the new parking rules approved by our CHS. ये कहते हैं ऑनर. CHS क्या है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है. तो ये क्या बोल रही है, यस यू आर राइट मिस्टर सेक्रेटरी. So, look at your book on page number 232. Here, the rules approved by the CHS is shown below. So, the parking rules of November 2019. First one is each apartment is allowed one open parking slot. Next one, each parking slot will clearly display the allotted car number. Monthly fee would be levied for each parking spot. For requirements of more than one parking permission has to be sought from the CHS. No cars are to be parked in the common areas. And last one is visitors car will be allotted a specific area. So these are some of the rules approved by the CHS. Okay. Now our next topic is need for laws. मतलब लॉ की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है. सो द कॉमिक स्क्रिप्ट अबव इलस्ट्रेट्स दैट मोस्ट ऑफ आवर एवरीडे सिचुएशंस रिक्वायर सम रूल्स. ऊपर जो स्क्रिप्ट दी हुई है कॉमिक की, वो क्या इलस्ट्रेट करती है कि हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें रूल्स की ज़रूरत होती है. सो दीज रूल्स हैव टू बी मेड सो दैट ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी बिहेव्स इन अ मैनर दैट इज़ नॉट ऑफेंसिव टू अदर्स. इन रूल्स को बनाना ज़रूरी होता है जिससे जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से ऑफेंसिव मैनर में बिहेव ना करें. ठीक है. दस ए रूल इज़ एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल. तो रूल क्या है, ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है और एक गाइड फॉर एक्शन. सो फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस मेक आवर लाइफ डिसिप्लिन. जब भी हम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो इससे हमारी लाइफ क्या हो जाती है, डिसिप्लिन बन जाती है. एग्जाम्पल के लिए, जब हम कार ड्राइव करते हैं या वॉकिंग करते हैं रोड पे, तो हमें कुछ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना होता है. अगर हम उन ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर करते हैं तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है. ठीक उसी तरह से नेशंस आर आल्सो गवर्न अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स. जो हमारा नेशन है उसको भी कुछ रूल्स के जरिए गवर्न किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ द कंट्री. द पर्पस ऑफ हैविंग दीज लॉज इज़ टू अवॉइड अ सिचुएशन ऑफ एनार्की एंड एट द सेम टाइम एंश्योर जस्टिस फॉर ऑल. और इन लॉज का पर्पस क्या है, ताकि एनार्की जैसे सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकें और एट द सेम टाइम हम सबको जस्टिस आंसर कर सकें. तो ये एनार्की क्या है, एनार्की इज़ ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम्स. ओके. So let us take an example of the Dowry Prohibition Act to understand how laws help correct injustice in our society. अब हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का एग्जाम्पल लेके ये समझेंगे किस तरह से लॉ जो है
सोसाइटी में इनजस्टिस को करेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961, द प्रैक्टिस ऑफ पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डाउरी हैज़ एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम। दहेज लेना और देना ये हमारे कंट्री में बहुत पहले से चला आ रहा है। सो अर्लियर एट द टाइम ऑफ मैरिज पेरेंट्स गिव देयर डॉटर्स डाउरी इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। पहले पेरेंट्स क्या करते थे, अपने डॉटर को डाउरी जो है वो गिफ्ट के रूप में देते थे। बट इट वॉज अ वॉलेंट्री एक्ट एंड दिस डाउरी वॉज सीन एज द ब्राइड्स ओन प्रॉपर्टी। और ये वॉलेंट्री एक्ट था और इसको डाउरी को ब्राइड की ओन प्रॉपर्टी मानी जाती थी। लेकिन ओवर द सेंचुरीज डाउरी बिकेम एन ऑब्लिगेशन। उसके बाद डाउरी क्या बन गई, एक ऑब्लिगेशन बन गई। इफ़ ए ब्राइड फेल टू ब्रिंग डाउरी शी वॉज ह्यूमिलेटेड एंड इवन टॉर्चर्ड इन सर्टन केसेस बाय हर इन लॉज। अगर कोई भी ब्राइड इसको लाने में मतलब नहीं ला पाते हैं तो उनको ह्यूमिलेट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, ठीक है, इन लॉज के द्वारा। Many brides are tortured and in some instances even murdered by their in-laws if the family of the bride was unable to fulfill the expectations of the in-laws। अगर in-laws के expectations को brides की family वाले fulfill नहीं कर पाते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ तक कि उनका murder भी हो जाता है। Even in present times dowry related crimes continue to report। अभी भी dowry से related बहुत सारे crimes होते हैं। The Dowry Prohibition Act was passed in 1961 to prohibit the demanding, giving and taking of dowry। तो ये एक्ट जो है वो 1961 में पास हुआ था, जिससे डिमांड करना, देना, लेना ये सब क्या है, ये एक क्राइम है। So dowry as described by the Dowry Prohibition Act is the demand for property by the groom's relatives from the bride's parents। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के हिसाब से डाउरी क्या है, ये डिमांड है। किसकी डिमांड है, प्रॉपर्टी की डिमांड है ग्रूम के रिलेटिव से, किससे, ब्राइड्स के पेरेंट्स से। सो एन अमेंडमेंट वाज मेड टू द एक्ट ऑफ 1961 इन 1981। तो अमेंडमेंट क्या होता है, जब किसी भी कोई रूल बना हुआ है और हम सोसाइटी की नीड के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, इसका एक प्रोसेस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। तो 1981 में 1961 के इस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ, विच मेड पेमेंट और एक्सेप्टेंस ऑफ ए डाउरी पनिशेबल ऑफेंस। और उसके बाद डाउरी लेना या देना ये क्या हो गया, ये पनिशेबल ऑफेंस हो गया। द एक्ट वॉज फर्दर अमेंडेड इन 1986 और फिर से 1986 में इसमें फिर से अमेंडमेंट हुआ। People who are convicted under this law can face up to 5 years of imprisonment। इसके बाद उसमें और अमेंडमेंट क्या हुआ, जो इस में मतलब इस केस में जो लोग इसके अंडर में आएंगे उनको क्या किया जाएगा, उनको 5 years तक imprisonment हो सकता है। They can also be fined up to 15,000 rupees or the amount of the value of such dowry whichever is more। तो उनको 15,000 तक फाइन भी उनको देना पड़ेगा या फिर जितना उन्होंने डिमांड की थी। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो वेरियस सिचुएशंस रिक्वायर सम रूल्स और लॉज दैट आर एक्सेप्टेबल टू ऑल। In any country, these basic rules which safeguard the interest of diverse groups of people are laid down in the form of constitution, which may be written or unwritten। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कुछ रूल्स या लॉज होने चाहिए जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हों। तो इन एनी कंट्री मतलब किसी भी कंट्री में ये जो बेसिक रूल्स हैं जो कि वहाँ के डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं, ये कहाँ रहते हैं, दे आर लेड डाउन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं, विच मे बी रिटन और अनरिटन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है और अनरिटन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज दस ए सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच इट इज़ गवर्न। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है किसी कंट्री का, ये एक सेट ऑफ रूल्स है अकॉर्डिंग टू विच इट इज़ गवर्न, country is governed, so it is acceptable to all the citizens and lays down the foundation for a good society। ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है ये इट इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल इट्स सिटीजन्स, ये सारे सिटीजन्स के लिए एक्सेप्टेबल है और
इट लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ ए गुड सोसाइटी, और ये एक गुड सोसाइटी की फाउंडेशन को ले डाउन करते हैं. इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री एंड लेजिस्लेशंस ऑफ द स्टेट मस्ट बी ऑन इन अकॉर्डिंग्स टू द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है, कंट्री का ये सुप्रीम लॉ है, और स्टेट के जितने भी लेजिस्लेशंस हैं, जो भी लॉ बनते हैं, वो इनके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग्स ही बनेंगे. ठीक है. सो ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ देयरफॉर नीडेड बिकॉज इट, तो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इट डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट द पीपल डिज़ायर बट ऑल्सो आइडियल्स दैट द कंट्री अपहोल्ड्स. इस कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो लोगों की डिज़ायर है कि कैसा गवर्नमेंट होना चाहिए वही नहीं डिस्क्राइब करते हैं, बल्कि वो आइडियल्स भी डिस्क्राइब करते हैं जो कि दैट द कंट्री अपहोल्ड्स. ओके. सो नेक्स्ट वन, डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. ये कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को भी डिफाइन करते हैं. Next one, prevents the misuse of power in the hands of our political leaders by laying down rules to check their powers. ये क्या करते हैं? ये पावर के मिसयूज़ को भी प्रिवेंट करते हैं. पॉलिटिकल लीडर्स के हैंड्स में जो पावर का मिसयूज़ होता है उसको भी प्रिवेंट करते हैं. कैसे प्रिवेंट करते हैं? बाय लेइंग डाउन सर्टेन रूल्स टू चेक देयर पावर्स. कुछ इसमें रूल्स होते हैं जो उनके पावर्स को चेक करते हैं. एंड नेक्स्ट वन, प्रिवेंट्स द डोमिनेंस ऑफ ए मेजोरिटी ग्रुप ओवर ए माइनॉरिटी ग्रुप. तो ये क्या करते हैं? ये मेजोरिटी ग्रुप का डोमिनेंस माइनॉरिटी ग्रुप को भी चेक करते हैं, नहीं होने देते हैं कि कोई भी मेजोरिटी ग्रुप के लोग माइनॉरिटी ग्रुप पे डोमिनेट करने की कोशिश करें, वो चीज़ नहीं होता है. नेक्स्ट वन, गारंटीज एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन्स. ये सिटीजन्स के राइट्स को गारंटी करते हैं और उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं. Our next topic is rule of law. So the framers of the Constitution of India has visualized that the rule of law must always prevail in order to help India occupy a credible position as a democratic country. तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, they had visualized that rule of the law must always prevail. Rule of law हमेशा होना चाहिए in order to help India, जिससे इंडिया को हेल्प मिल सके टू ऑक्यूपाई ए क्रेडिबल पोजीशन, जिससे इंडिया को एक क्रेडिबल पोजीशन एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री ऑक्यूपाई करने में हेल्प मिल सके. तो क्रेडिबल पोजीशन क्या है? बिलीव पोजीशन. एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया एक बिलीवेबल पोजीशन एक्वायर कर सके. इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म इट मीन्स दैट नो वन इज़ अबव द लॉ. बेसिकली आप समझ सकते हैं कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है. So rule of law demands that people occupying positions in different organs of the state and holding power should be guided by law and not allowed to act in an arbitrary or unlawful manner. तो रूल ऑफ लॉ डिमांड्स दैट, रूल ऑफ लॉ की क्या डिमांड है? कि जो पीपल हैं जो कि और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट में जो पोजीशंस ऑक्यूपाई किए हुए लोग जो हैं, ठीक है, और जिनके हाथ में पावर है, दिस शुड बी गाइडेड बाय लॉ. उनको लॉ के द्वारा गाइड किया जाएगा. एंड नॉट बी अलाउड टू एक्ट इन एन आर्बिट्री और अनलॉफुल मैनर, और उनको आर्बिट्री या अनलॉफुल मैनर में बिहेव करने नहीं दिया जाएगा. मतलब आर्बिट्री क्या होता है? अपने मन का बिहेव करना ना, जैसे अपनी मर्जी के हिसाब से लोग बिहेव करते हैं, ऐसा बिहेव करने नहीं दिया जाएगा. सो द सिटीजन्स शुड बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड एंजॉय इक्वल राइट्स एज वेल एज डिस्चार्ज इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो जो भी सिटीजन्स हैं उनको लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, एंड इक्वल एंड एंजॉय इक्वल राइट्स, और सबको इक्वल राइट्स सब एंजॉय करेंगे. एंड एज वेल एज डिस्चार्ज इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उनकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होगी. दिस मेजर वाज अडॉप्टेड टू गार्ड अगेंस्ट द एब्यूज ऑफ पावर एंड इवॉल्व ए डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द पावर रिलेशनशिप. सो इस मेजर को अडॉप्ट क्यों किया गया था? टू गार्ड अगेंस्ट द एब्यूज ऑफ पावर एंड इवॉल्व ए डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द पावर रिलेशनशिप. सो एब्यूज का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल मिसकंडक्ट, ठीक है.
ऑफिशियल मिसकंडक्ट ऑफ पावर को रोकने के लिए। ऑफिशियल मिसकंडक्ट क्या है? इट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। So that's all for today. We will continue this chapter in our next class.